मेरा नाम मयूरी है। मेरे बाबा एक गवर्नमेंट टीचर थे। हमारे घर में मेरी माँ और बाबा और मेरे 2 भाई और हम 3 बहनें थी। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं दोनों बहनों से छोटी थी और मेरे दोनों भाई भी मुझसे छोटे थे। हम सभी भाई बहन की पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में हुई थी। मेरे बाबा का तबादला हर 1-2 साल पर होता रहता था, जिससे कि हमारी पढ़ाई बहुत से जगह और अच्छे स्कूलों में हुई थी। मुझे तो बचपन से ही एक शहर से दूसरे शहर रहते आदत हो गई थी, लेकिन हम लोग जहाँ पर भी रहने जाते वहाँ कुछ महीनों तक एडजस्ट करने में ही लग जाता था। इस बात से मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी। मेरी शादी भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान से हुई थी। जब मैं ससुराल गई तो मेरी सास और ससुर थे और एक ननद थी जिसकी शादी हो गई थी। मेरे पति की नौकरी के कारण मुझे भी अपने पति के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और ऐसे ही एक बार मैं ट्रक से सामान उतारते उतारते थककर चूर हो गई थी। यह पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी। फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई घरकों में एक ट्रक में समाते देखी और फिर भागते हुए ट्रक में हिलकोले खाते और यह सब झेलना भी कोई कम नहीं था। मेरा मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा था जब तक कि मैं अपने परिवार के साथ सही सलामत अपने सही जगह तक नहीं पहुंच गई थी। खैर, मेरे लिए यह कोई नया तजुर्बा नहीं था। तब तबादले का दहशत तो मैं अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इससे झेलना कहना ही उचित होगा, क्योंकि मेरी तकलीफ़ तो वही जानता है जो इसे भुगतता है। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि स्थानांतरण से होने वाले दुष्परिणामों से मैं भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों की परवाह न करके जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा विचलित रहती थी वह यही थी कि पुराने साथी एकाएक छूट जाते हैं। सभी दोस्त साथी, गली मोहल्लों के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं और हम खानाबदोश की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके तौर तरीके अपनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नज़र नहीं आता है। मैं सुख दुख की बात करूँ तो करूँ किससे, और घर जाऊँ तो किसके घर जाऊँ, और अपने घर बुलाऊँ तो किसे बुलाऊँ। नया शहर, नया घर, नया जगह मुझे जैसे काटने को दौड़ता था। दया यानी कि मेरा पति था और मेरे पति को इससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वह व्यस्त हो जाते थे। यही हाल मेरे बेटे पूर्व और बेटी दूजा का था। वह भी अपने नए नए स्कूल में नई कॉपी किताब और नए दोस्तों में खो जाते थे। रह जाती थी बेचारी मैं घर में बिल्कुल अकेली, अपने अकेलेपन से जूझती हुई, लड़ती हुई। यह तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई साधन निकाल रखे हैं। मैं उठते बैठते फेसबुक और व्हाट्सएप के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। मेरी नज़र में लोगों से जुड़ने के साधन अकेलेपन तो काटते ही हैं, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। खासकर स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में रहकर भी वह अपने मन की बात इसके जरिए कर सकती हैं। दिनचर्या से निपटने के बाद रोज की तरह मैं अपना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई थी। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी और नाम पढ़ते ही मैं चौंक गई थी। नित्या शर्मा। मैंने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी और आश्चर्य से झूम उठी थी। अरे, यह तो वही नित्या है जो कि मेरे साथ पढ़ता था। मेरे मुंह से निकला और मैं सोचने लगी थी कि जब पापा का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाने के कारण मैं किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी, और नतीजा यह था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुराने दोस्तों से मैं नहीं मिल पाई थी। लेकिन मेरे अंतर मन का कोना अभी भी खाली था, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी। और आज नित्या की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के इस कोने में उतर गई थी। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली थी। फिर तो बातों का सिलसिला चल पड़ा था और जब भी मौका मिलता हम दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि नित्या भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। मैंने अपने पति को भी यह बात बताई तो मेरा पति कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना कि आपका तो इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं। अब तो खुश हो ना, किसी दिन घर बुला लो उन्हें। एक दिन मैंने नित्या को घर आने का न्योता दिया था। उसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। नित्या को जब भी फुर्सत मिलता वह मुझसे बात कर लेता और घर भी आ जाया करता था। नित्या अक्सर अकेला ही आता था। तो एक दिन मेरे पति ने बोला कि भाई, क्या बात है, आप एक बार भी भाभी जी और बच्चों को नहीं ले आते, उनको भी लाया कीजिए। यह सुनकर नित्या बोला, अवश्य लाऊंगा, यदि वह होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? मेरे पति ने चुटकी
काटी, जबकि मैंने अपने पति को बता चुकी थी कि वह शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। मेरे पति की बात सुनकर नित्या बोला, मेरा कहने का मतलब था कि यदि वह यहाँ होते तब तो लाता। प्रिया और संदीप यहाँ अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, स्कूल में एडमिशन की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहरों में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना टेढ़ी खीर जैसी बात है। हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। अब मेरे पति और नित्या में भी दोस्ती हो गई थी और स्थिति यह थी कि कई बार नित्या बिना इनवाइट किए ही खाने के समय आ जाता था। नित्या के घर में आने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी और बहुत ही मन लगा रहता था। उसकी खातिरदारी भी मैं करती थी। एक बार खाने के समय जब नित्या के बार बार मना करने पर भी मैंने एक चपाती परोस दी तो मेरे पति से रहा नहीं गया और वह बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो यह मेरी भी नहीं करती हैं। बात साधारण सी थी पर मुझे यह चेतावनी सी प्रतीत हुई थी। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें भी नासुर बन जाती है, इसका एहसास था मुझे। उस दिन के बाद से मैं हर वक्त यह ख्याल भी करती रहती थी कि उसके किसी भी व्यवहार के लिए अपने पति को टोकना न पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में हम अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं। एक शाम जब मेरे पति ऑफिस से आए तो बोले, आई एम सॉरी मयूरी, मुझे कंपनी की ओर से 10 दिन के लिए टूर पर फ्रांस जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है मैं तुम्हें इस नए से शहर में इस तरह अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर मुझे बहुत उदासी और चिंता की परछाई में गिर गई थी। मैं धम से पलंग पर बैठ गई और रुआसा सा होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक से सेटल भी नहीं हुई हूँ और आप तो जानते ही हैं कि आस पड़ोस वाले सब अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है और यहाँ ऐसे 10 दिन अकेले कैसे रह पाऊँगी। ओहो, डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ देख लोगी, आखिर तुम मेरी बीवी जो हो। मेरे पति ने बहुत ही मस्ती से यह बातें कही और मुझे संभालते हुए कहने लगे, इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दूसरे ही दिन मेरे पति फ्रांस चले गए और मैं अकेली रह गई थी। तो यूँ मैं घर में रोज़ अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम को मेरे पति आएंगे। आज वह उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मुझे सोने पर भी एहसास अधिक हो रहा था। खैर, वक्त को काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर कुछ घरेलू कामकाज निपटाकर मैं अपना जी लगाए रखती थी, पर बच्चे भी पापा के बिना बड़े अनबन हो रहे थे। दूजा ने तो शायद इसे दिल से ही लगा लिया था। मेरे पति के जाने के बाद उसका खाना पीना काफ़ी कम हो गया था। वह रोज़ पूछती थी पापा कब आएंगे, और मैं चाह कर भी उसे खुश नहीं कर पाती थी। एक शाम दूजा को बुखार आ गया था। बुखार मामूली था, इसीलिए मैं घर पर रखी हुई बुखार की दवा दे दी, फिर समझा बुझाकर कुछ खिलाया और सुला दिया। आधी रात को दूजा के खुशमुशाने से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दूजा का बदन बुखार से तप रहा था। मैं झट से थर्मामीटर ले आई और बुखार 104 डिग्री था। मेरी तो पैर ही जवाब दे दिया था। बदहवास हो गई थी मैं तो, इतना तेज बुखार में रोने लगी। पर फिर हौसला करके मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाया। संयोग से मेरे पति ने फ़ोन तुरंत रिसीव किया। मैंने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बताई। मेरे पति ने कहा, घबराओ मत, दूजा को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैंने कहा, आप जानते हैं ना, यहाँ रात के 1 बज रहे हैं, गाड़ी ख़राब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं, मैं और किसी को जानती भी नहीं हूँ इस शहर में। नित्या, हाँ नित्या है ना, उसे कॉल करो और वह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। पर मैं अपने पति से कही, इतनी रात में अकेली क्या नित्या को बुलाना ठीक रहेगा? इस पर ठीक गलत क्या है? दूजा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, बस इस समय यही सोचे ज़रूरी है। पर फिर भी तुम किस असमंजस में पड़ गई। अरे नित्या अच्छा इंसान है, 2-4 मुलाकातों में ही मैं उसे जान गया हूँ। तुम उसे फ़ोन करो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम इसे मेरी सलाह मानो या आदेश। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। मैंने हाँ तो कर दिया था, पर सोच में पड़ गई थी। रात को 1 बजे नित्या को फ़ोन करके बुलाना मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। वह मैं सोचने लगी थी और कुछ देर यूं ही भूत बनकर बैठी रही। पर फ़ोन करना ज़रूरी था। मैं यह भी जानती थी कि मैंने फ़ोन हाथ में लिया और नंबर डायल किया। घंटी गई और किसी ने उसे काट दिया। आवाज़ आई, यह नंबर अभी व्यस्त है। मैं फिर डायल की और फिर वही आवाज़ आई। अब मैं क्या करूं, वह तो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। चलो एक बार और कोशिश करती हूं। यह सोच करके मैं फिर से डायल कर दी और तब तक डोरबेल बज उठी। इतनी रात को कौन हो सकता है, मैं यह सोचकर घबरा गई थी।
तभी मेरे लैंडलाइन पर फ़ोन की घंटी बजी। मैंने डरते डरते फ़ोन रिसीव किया। हेलो मयूरी, मैं नित्या हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं बहुत ही हैरान हुई थी। नित्या ने तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर यह यहाँ कैसे आ गया? पर उस पर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह कहाँ दूजा। नित्या ने अंदर आते ही पूछा कि क्या हुआ है मयूरी। दूजा के कमरे की ओर इशारा कर दिया। नित्या ने दूजा को गोद में उठाया और कहा कि घर को लॉक करो, हम दूजा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते नित्या ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि आज मैंने दया जी का फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना रात को तो मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ और कई बार तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता, उसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। और अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था, यानी कि मेरे फ़ोन करने से पहले ही मेरे पति ने नित्या को फ़ोन करके बता चुके थे। दूजा को डॉक्टर को दिखाकर आवश्यक दवाई लेकर आई। मैं नित्या को धन्यवाद कर दिया और विदा कर दिया और फिर अपने पति को फ़ोन लगाई। इससे पहले कि मेरा पति कुछ बोलता, मैं ही बोली, धन्यवाद हमारा इतना ख्याल रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे भी खुद पर नहीं है, तभी तो मुझे नित्या को फ़ोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। मेरा पति बोलने लगे, मुझे धन्यवाद कैसा, यह तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे प्रदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यह विश्वास नहीं प्यार है, और ऐसा प्यार जो कि हर पति पत्नी में होना चाहिए। एक विश्वास की डोर, क्योंकि हर पति पत्नी का विश्वास एक विश्वास के नींव पर ही टिकी होती है। तो अपने पति पत्नी की विश्वास की नींव कभी ना तोड़े। जब पति ना हो तो किसी भी आदमी पर भरोसा वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन पति अगर विश्वासी हो तो शादी वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और शादी एक अटूट बंधन है जो कि एक प्यार और भरोसे से चलता है। तो कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।